रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनिया अपनी माँ के कहने पर रेस्टोरेंट में शादी के लिए एक लड़के से मिलने के लिए पहुँचती है। वो समय से पहले ही पहुँच जाती है, जिसके कारण वो अकेली बैठी बैठी बोर होने लगती है। यार, मम्मी की बात मानकर मैं ना हमेशा फंस जाती हूँ। पता नहीं उन्हें मुझे घर से भगाने की इतनी भी जल्दी क्या है, और पता नहीं ये लड़का कैसा है जो मिलने के लिए लड़की को इंतजार करवा रहा है। सोनिया लड़की का इंतजार करते हुए इधर उधर देख रही थी। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और वो पीछे पलट कर देखती है तो एक स्मार्ट सा लड़का खड़ा होता है। क्या आप ही सोनिया हो? हाँ जी, मैं ही सोनिया हूँ। और आप? मैं रोमी, जिसे आप मिलने आई हो। क्या मैं बैठ के बात कर सकता हूँ आपसे? जैसे मैं ना कहूँगी तो बैठेगा ही नहीं। हाँ, बैठो ना। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और कुछ ही देर में वेटर उनके लिए खाना लेकर आता है। तो एक प्लेट में ऑक्टोपस की डिश देखकर सोनिया हैरानी से पीछे हो जाती है। ये क्या है? किसने मंगवाया इसे? अरे सोनिया, काम डाउन। ये डिश मैंने ऑर्डर की है। वो मुझे ना ये बहुत पसंद है और इसी रेस्टोरेंट में मिलती है ये। हे भगवान, अब समझी कि तुमने मिलने के लिए इतनी दूर रेस्टोरेंट क्यों ढूंढा। तुम इंसान हो या जानवर? ऑक्टोपस कौन खाता है यार? अरे ये मैं खाता हूँ, इसलिए मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और हाँ, तुम्हें भी ये खाना चाहिए। खाओ खाओ, लो खाओ। पागल आदमी, तेरे टेस्ट के चक्कर में इस बेचारे ऑक्टोपस की जिंदगी वेस्ट हो गई। अबे दूर हटाओ इसे। सोनिया उस डिश को देखकर हंगामा करते हुए चली जाती है। सभी लोग उसे देखते रहते हैं। घर जाकर उस सोफे पर अपना पर्स पटक देती है। तभी उसकी माँ दौड़ी हुई उसके पास आती है। आ गई तू? कैसा लगा लड़का? पसंद आ गया? बात आगे बढ़ाऊं? अरे पहले उस लड़के को अपनी बुद्धि बढ़ाने को कहो। अपने स्वाद के लिए जीव जंतु को खाता है। मुझे नहीं करनी उससे शादी। ये क्या बकवास किए जा रही है तू? और तुझे खाना पीना नहीं बल्कि उस लड़के को देखने भेजा था। अच्छा हुआ कि मुझे भेजा, उसे घर नहीं बुलाया। आपको पता भी है वो लड़का ऑक्टोपस खाता है। उफ, मुझे तो देखकर ही अजीब लगा। नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ शादी करके नहीं रह सकती कभी भी। इससे पहले कि बबीता कुछ कहती, सोनिया वहाँ से उठकर चली जाती है। सोनिया को नॉनवेज खाने वालों से दूरी बनाए रखना ही पसंद था, जिसके चलते वो रोमी का रिश्ता तो मना ही कर देती है। अब बीतते समय के साथ सोनिया की मुलाकात अंकित नाम के लड़के से होती है, जिसके साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बात एक रोज की है जब दोनों एक कैफे में साथ बैठे थे। अंकित, अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताओ ना। तुम्हारी माँ ज्यादा खड़ूस तो नहीं है ना? खड़ूस तो बिल्कुल भी नहीं है मेरी माँ। बस उन्हें खाने पीने का बड़ा शौक है। तरह तरह का खाना खाया हुआ है उन्होंने। अच्छा कोई नहीं, लेकिन तुम जानते तो हो ना कि मैं वेजिटेरियन हूँ। तुम्हारी माँ मुझे पसंद तो कर लेगी ना? क्यों नहीं करेंगी? वो तो तुम्हें देखते ही हाँ कर देंगी। सच में? मैं तो सोच कर ही खुश हो रही हूँ। तभी दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद दोनों ही अपने माता पिता को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद 1 महीने के भीतर ही दोनों की शादी हो जाती है। जब सोनिया की सास मार्गरीटा उसका गृह प्रवेश करती है तो सोनिया अपनी सास को देखकर हैरानी से कहती है, ये मोटल्ली आंटी कौन है अंकित? ये किस तरह से बोल रही हो तुम? यही तो है मेरी माँ, मार्गरीटा। क्या? इतना कहकर सोनिया दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो उसकी सास उसके सामने बैठी थी। बहू, ओके यू आर, मी वेरी चिंता में पूडिंग यू, बॉडी फीलिंग गुड। आप क्या चाहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे बिटिया रानी, तुम्हारी सास कहत है कि तुम ठीक तो हो ना। तुम्हारे अचानक बेहोश हो जाने से वो डर गई थी। डर तो मैं गई हूँ, ऐसी सास देखकर। इतनी मोटी और अजीब सी सास मिलेगी, सपने में कभी नहीं सोचा था मैंने। सोनिया अपनी सास को देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि उसकी सास हद से ज्यादा मोटी थी और अजीब गरीब तरह से इंग्लिश भी बोला कर। अगले दिन सोनिया अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करती और सभी के लिए बढ़िया खाना बनाती। दिस खाना ओके, बाकी टुडे मी क्रेविंग शार्क ईटिंग। क्या खाने की क्रेविंग हो रही है आपको? शार्क यू, नो बिग फिश। अंकित, ये माँ जी शार्क का नाम ले रही है क्या? मुझे सुनने में कोई गलती हुई है? नाना बिटिया, तुम सही सुनी हो। ई मार्गरीटा मतलब तुम्हारी सास को शार्क खाना बहुत पसंद है। ये सुनकर सोनिया का सर चकराने लगता है और वो फिर से बेहोश होकर गिर पड़ती है। जैसे तैसे उसे होश में लाया जाता है तो वो अपने कमरे में आराम करते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई हूँ मैं। मेरी सास शार्क खाती है। हाय राम,
सोच कर ही मन अजीब सा हो रहा है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ससुर जी ने सासू माँ से शादी कैसे कर ली। उन्हें देखकर तो कोई नहीं कहेगा कि ये पति पत्नी है। जो भी हो, अपनी सास से दूर ही रहने वाली हूँ मैं तो। सोनिया ये बात सुनकर ही हैरान थी कि उसकी सास शार्क खाना पसंद करती है, जिसके बाद से वो उससे दूर दूर रहा करती। एक रोज सोनिया गेट को कपड़े से साफ कर रही होती है और उसकी सास मार्गरीटा हाथ में एक बड़ी सी शार्क को पकड़े हुए आती है। उसे देखकर तो मानो सोनिया के होश ही उड़ जाते हैं और वो अपनी नाक बंद करके कहती है, माँ जी, आप ये क्यों लेकर आई हो, वो भी घर में? दिस शार्क अवर टुडे डिनर, टेस्टी टेस्टी शार्क। मार्गरीटा उस शार्क को लेकर रसोई में जाती है। तभी पीछे से उसका ससुर आता है तो सोनिया हैरानी से उसे घूरती है। पापा जी, एक बात का जवाब दीजिए, ये शार्क खाने वाली सास कहाँ से पकड़ लाए आप? वो बहु बात ऐसी है कि बहुत पुरानी बात है। हम दोनों मिले मेरठ में थे और शादी हमारी बिहार में हुई। दिल्ली में हम रहने के लिए चले गए और हनीमून के लिए चीन गए थे। तो चीन में तोरी सास को बहुत तेज की भूख लगी। वहाँ एक रेस्टोरेंट देख के हमको वहाँ की भाषा समझ में नहीं आई, इसलिए कुछ भी मंगवा लिया। तो उन्होंने शार्क की डिश दे दी और वो तेरी सास को इतनी अच्छी लगी कि वो दिन के बाद से तेरी सास हमेशा शार्क का डिश ही खाना चाहती है। अरे पगला गई है उसके पीछे। वो तो इनका वजन देखकर ही पता चल रहा है, लेकिन आप भी अजीब हैं। मिलना शादी रहना सब देश में किया, हनीमून के लिए विदेश जाने की क्या जरूरत थी, वो भी चीन? भुजंगी सोनिया का ये सवाल सुनकर अपने कान खुजाते हुए अंदर चला जाता है। तो सोनिया भी अपने कमरे में जाकर कमरे को अच्छे से बंद करके बैठ जाती है। शाम को जब अंकित घर आता है तो सोनिया के कमरे का दरवाजा खोलने के लिए कहता है और बहुत देर पर सोनिया दरवाजा खोल देती है। तुम कमरे में अकेली क्यों बैठी हो? तो क्या करूँ, तुम्हारी माँ के साथ शार्क के पकौड़े तलूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन से समुद्र से शार्क पकड़ कर ले आई तुम्हारी माँ। मेरी माँ मछुआरन नहीं है जो शार्क पकड़ने समुद्र में जाएगी। ये तो एक बड़े होटल का कोई शेफ है, माँ की जान पहचान का। उससे लेकर आई है पैसे देकर। वाह, खाने के पीछे कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? अब मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि माँ को तरह तरह की चीजें खाना पसंद है, और पापा बताते हैं जब से वो चीन से घूमकर आई हैं तब से कुछ ज्यादा ही खाने लगी हैं। अब तुम चलो खाना खाने के लिए मेरे साथ। ना जी ना, मैं नहीं खाने वाली है शार्क वार्क, मैं भूखी रह लूंगी। ओहो, तुम चलो तो सही। सोनिया के ला कहने पर भी अंकित उसे हॉल में लेकर जाता है, जहां सोनिया देखती है कि उसकी सास ने उसके लिए बिल्कुल शाकाहारी खाना बनाया है। बहू, कम कम खाना, ठंडा होइंग, ईटिंग फास्ट फास्ट। आओ बहुरिया आओ, तुम्हारी सास पहले शार्क डिश बनाकर ठूस चुकी है। अब आराम से बैठकर खाना खाओ। देखा, मेरी माँ थोड़ी अजीब जरूर है लेकिन समझदार बहुत है और सबको समझने वाली भी है, इसलिए उन्हें तुम्हारा ध्यान था। अंकित की ये बात सुनकर सोनिया को एहसास होता है कि भले ही मार्गरीटा शार्क खाने वाली है, लेकिन है तो उसकी सास ही, जिसे अपने साथ साथ अपनी बहू का भी बहुत ख्याल है। इसलिए अब वो भी सभी के साथ बैठकर खाना खाती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। गीतिका अपनी माँ वंदना के साथ बैठी होती है कि तभी उसकी दोस्त का कॉल आता है। अपनी दोस्त से बात करने के लिए गीतिका अपनी माँ वंदना से कहती है, माँ, मेरे दोस्तों ने आगरा जाने का प्लान बनाया है, मैं भी उनके साथ जाऊँ? कहीं नहीं जाना तुझे। हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की बाहर नहीं जाती। जहाँ भी जाना हो ना तुझे अपने पति के साथ ही जाइयो, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है तुझे। अच्छा, एक काम करना, आप मुझे 1 भी रुपया मत देना, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी, बस जाने की इजाजत दे दो। आज तक मैं कभी शहर से बाहर नहीं गई हूँ। हाँ तो जाना ही क्यों है, चल, तेरा इतना ही मन है तो मेरे साथ पास वाले मंदिर में चल। आज कीर्तन है, वहाँ चलते हैं ना दोनों माँ बेटी, वहाँ भी बहुत मजा आएगा। आगरा तो सबसे पास ही है, एक दिन में जाकर वापस भी आ जाऊंगी। और आप बोलो तो मैं अपने सभी दोस्तों को पहले घर भी बुला लेती हूँ। अरे तेरे दोस्त जा रहे हैं तो तू भी जाएगी क्या? उन्हें जाने दे, तू कहीं नहीं जाएगी। माँ, वैसे तो आप बड़ा बोलती हो कि उसकी लड़की ये कर रही है, इसकी लड़की ये कर रही है, लेकिन जब वो शहर से बाहर कहीं जाते हैं तब क्यों नहीं बोलती कि उसकी लड़की बाहर घूम आई? जो दूसरे करेंगे वही तुझे भी करना है क्या? जा, अपने मन की ही कर ले, मुझे कुछ नहीं बोलना है। माँ प्लीज ना, एक बार जाने दो, पक्का उसके बाद कभी जाने के लिए नहीं बोलूंगी। देख, मुझसे पूछेगी तो मैं मना ही करूंगी। तुझे अपनी मन की करनी है तो कर ले।
हर बार का यही हो गया है, कहीं भी जाने के लिए बोल दूं तो आप मना कर देती हैं। मेरे सभी दोस्त बाहर जाते रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्या परेशानी है, मना कर देती है हर बार। मैं तो ये बोल रही हूँ कि शादी हो जाए फिर अपने पति के साथ जाइयो, तब तो तुझे मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं होगी। पति को बोलियो कि वो तुझे घुमा लाए कहीं भी। बार बार यही बोलती रहती है माँ। मैं पक्का अपने पति के साथ ही घूमने जाऊंगी बाहर। अब जहाँ माँ मना कर रही है ना, वहाँ भी मैं अपने पति के साथ ही घूमूंगी। गीतिका अपनी माँ की इसी बात से बहुत परेशान थी, क्योंकि गीतिका को घूमने फिरने का बहुत शौक था और उसकी माँ उसे कहीं भी जाने नहीं देती थी। समय बीतता है। समय के साथ वंदना को एक वीरेन नाम का काफी अच्छा लड़का भी मिल जाता है अपनी बेटी गीतिका के लिए, और वो अपनी बेटी की शादी करवा देती है। शादी के 2 दिन बाद ही गीतिका सबके साथ खाना खा रही होती है। तभी वो अपने पति वीरेन और अपनी सास रमा से कहती है, माँ जी, मैं और वीरेन जी घूमने कहाँ जा रहे हैं? घूमने क्यों जाना है? शादी में वैसे ही इतना खर्चा हो गया है और अब तुम दोनों को घूमने भी जाना है? माँ जी, शादी के बाद पति पत्नी जाते हैं ना साथ में घूमने, तो हमें भी जाना चाहिए ना। लेकिन बहू जाएगी कहाँ? माँ जी, घूमने फिरने की तो बहुत सारी जगह है। हिमाचल प्रदेश, नैनीताल, मथुरा, वृंदावन, आगरा। अब तो वो हम तय करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। चल कोई बात नहीं बहू, इतना बोल रही है तो जा घूमा तू भी। माँ लेकिन मेरी छुट्टी कहाँ है? मेरी तो बस शनिवार और रविवार को ही छुट्टी होती है ना। बस फिर हम एक काम करेंगे, शुक्रवार को रात में निकल लेंगे और सोमवार की सुबह तक वापस आ जाएंगे। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो घर पर रहना है, मुझे तो वहाँ से आकर ऑफिस भी जाना होगा ना। मैं तो पूरा थका रहूंगा। यार रहने दो, कभी और चल लेंगे ना, अभी जरूरी थोड़ी है। वीरेन जी चलो ना प्लीज, शादी को 2 दिन नहीं हुए और आप तो मेरी एक भी बात नहीं मान रहे हो। गीतिका तुम समझ नहीं रही हो, ऑफिस में इतना काम है कि छुट्टी ले नहीं सकता, और ट्रिप से वापस ऑफिस जाकर काम करना बहुत टफ है यार। ये सही है, माँ तो बोल रही थी कि पति के साथ जाना जहाँ भी जाना है, लेकिन पति को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। इतना ही काम था तो शादी कैसे कर ली आपने? गीतिका तुम ना। वीरेन बस भी कर, जब बहू इतना बोल रही है तो ले जाना उसे घुमाने। अरे अभी तो तुम दोनों की उम्र है घूमने फिरने की, बाद में कब बूढ़े हो जाने पर जाएगा। जा बहू तू सामान पैक कर, मैं देखती हूँ ये कैसे नहीं जाता है। रमा अपनी बहू को घूमने भेजने के लिए मान जाती है और गीतिका अपने पति के साथ घूमने चली जाती है। गीतिका 2 दिन की ट्रिप को 4 दिन की ट्रिप बना देती है और वहाँ बहुत मजे करती है। गीतिका जब वहाँ से घूमकर आती है तो बहुत ही खुश होती है, साथ ही थक भी जाती है, इसलिए रमा उसे कुछ नहीं कहती। गीतिका को अब तो घूमने की आदत सी हो गई थी। वो अब आए दिन सबको मना कर कहीं ना कहीं घूमने ही चली जाया करती। गीतिका का रोज रोज घूमना फिरना अब रमा को खटकने लगता है। कुछ दिनों बाद जब वीरेन ने घूमने जाने के लिए मना कर दिया तो गीतिका अपनी सास के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी देखो ना, वीरेन जी मेरे साथ घूमने जाने से मना कर रहे हैं। मैंने इस बार ना हरिद्वार जाने का प्लान बनाया है, आप बोलो ना उन्हें, आपके बोलने से वो मान जाएंगे। बहू बस कर, मैंने तेरे साथ एक बार क्या दे दिया, तेरा तो रोज का ही हो गया है। अरे वीरेन तेरे साथ घूमने जाने लगेगा तो कमाएगा कौन? हाँ आपकी बात तो सही है, उन्हें काम पर भी तो जाना जरूरी है, लेकिन मेरा हरिद्वार जाने का बहुत मन है माँ जी। अब वीरेन जी नहीं जाएंगे तो मैं किसके साथ जाऊंगी? अरे बस करना, अभी 1 महीने में ही तू कितनी जगह घूमकर आ चुकी है, अभी भी तेरा मन नहीं भरा? अब क्या सीधा विदेश घूमने जाएगी? कुछ भी कहो, लेकिन आपका आइडिया बहुत बढ़िया है। मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम पूरी फैमिली ट्रिप करें देश के बाहर की सीधा। कितना सही रहेगा ना माँ जी, इसी बहाने आप भी घूम लेंगी। बस कर, कहीं नहीं जाना, जब देखो घूमना घूमना लगा रहता है। अरे और कुछ भी आता है या बस घूमना ही है? माँ जी एक काम करते हैं, इस बार क्यों ना हम सास बहू घूमने चलते हैं। देखो मैं तो फिर भी कई जगह चली गई हूँ, लेकिन आप तो कहीं भी नहीं गई हो। हम दोनों ही चलते हैं ना हरिद्वार। क्या हम दोनों जाएं? हाँ माँ जी हम दोनों। वीरेन जी काम पर जा रहे हैं तो वो तो जा नहीं सकते, लेकिन हम दोनों तो जा ही सकते हैं। हमें कहाँ ही जाना होता है, हम आराम से जाएंगे और घूम कर आएंगे। हाँ सही है, मैं भी तेरे बहाने घूमने चली जाऊंगी, वरना मैं तो इस घर से सीधा परलोक की यात्रा पर ही जा पाऊंगी ऐसा लगता है। माँ जी कैसी बातें करती हो आप, अरे मरे आपके दुश्मन। चलो मैं प्लान बनाती हूँ, सास बहू जाएंगे घूमने। रमा अपनी बहू को घूमने फिरने के लिए मना कर ही रही होती है, लेकिन गीतिका ने अपनी सास को ही घुमाने जाने के लिए मना लिया था। इस बार दोनों सास बहू घूमने जाते हैं। अब गीतिका अगर अपने पति के साथ नहीं जा पाती तो अपनी सास के साथ ही घूमने चली जाया करती।
ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। गीतिका एक बार अपनी सास के साथ घूमने के लिए गई होती है, लेकिन घूमने फिरने के चक्कर में वो अपनी सास से अलग हो जाती है। काफी देर तक वो अपनी सास को ढूंढती ही रहती है, लेकिन रमा कहीं नहीं मिलती। गीतिका रोते हुए घर आती है और वीरेन से कहती है, वीरेन जी, मैं माँ जी के साथ घूमने गई थी, लेकिन वहाँ माँ जी और मैं अलग हो गए और अब माँ जी कहीं मिल नहीं रही है। मैंने सब जगह देख लिया। क्या माँ खो गई हैं? गीतिका, तुम मेरी माँ को कहीं से भी लेकर आओ, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी भर यूं ही घूमना पड़ जाएगा। आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी ही है ना, बहुत घूमना था तुम्हें। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ नहीं मिल रही है। मैं जा रहा हूँ माँ को देखने, और तुम भी जाओ, और अगर माँ नहीं मिली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वीरेन की बातें सुनकर गीतिका और भी परेशान हो जाती है। दोनों पति पत्नी रमा को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन रमा कहीं नहीं मिलती। दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं और पुलिस में कंप्लेन करवाकर घर आए ही होते हैं कि तभी वहाँ रमा खुद ही आ जाती है। रमा को देखकर गीतिका बोलती है, माँ जी, आप आ गई। आप कहाँ चली गई थी? हम कितना परेशान हो गए थे। माँ, आप कैसे घर वापस आई? मैं बहू से अलग हो गई थी और मुझे बाहर का ज्यादा कुछ पता तो है नहीं, इसलिए लोगों से पूछ कर ही आई हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मेरे घूमने फिरने की वजह से ये सब हुआ। मैं आज के बाद कभी भी घूमने की बात नहीं बोलूंगी। गीतिका को अपनी गलती समझ में आती है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद गीतिका कभी भी कहीं घूमने जाने की जिद नहीं करती। काम्या अपनी माँ के साथ रहती थी। काम्या बहुत ही होनहार और समझदार होने के साथ साथ देखने में भी बहुत सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसके पीछे काफी लड़कों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन काम्या किसी को भी भाव तक नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी उसका एक टीचर जिसका नाम राघव था आता है और अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलता है, गाइस, हमारे कॉलेज में वाटर के ऊपर डिबेट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी ना डिबेट में हिस्सा लें। पर सर, हमारे कॉलेज में बस क्या वाटर के ऊपर ही डिबेट है? क्या हम किसी और चीज में हिस्सा नहीं ले सकते? काम्या, कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, तो तुम्हें जो ठीक लगे ना, तुम वो टॉपिक ले सकती हो। ओके सर। राघव क्लास से चला जाता है और अब काम्या भी अपने घर जाने लगती है। काम्या आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे पीछे एक आवारा लड़का भी घूम रहा था। उसको देख काम्या अपनी चलने की रफ्तार को बढ़ा लेती है। वो काफी तेज चलने लगती है और जल्दी जल्दी वो अपने घर चली जाती है और हाँफते हुए अपने बेड पर बैठ जाती है। उसको इतना थका हुआ देख काम्या की माँ कांता अपनी बेटी काम्या से बोलती है, बेटा काम्या, क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है और तू इस तरह हाफ क्यों रही है? कुछ नहीं माँ, वो मैं बस थक गई हूँ। नहीं बेटा, जरूर कुछ बात है, बता क्या बात है? माँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। अब मैंने पढ़ लिया है जितना पढ़ना था। पर हुआ क्या है? तेरी ऐसी बात सुनकर मेरा दिल बैठ रहा है। बेटा, तू साफ साफ बोल, क्या बात है? तू जानती है ना मैं बीमार रहती हूँ, और ऊपर से तू ऐसे जलेबी के जैसे बातें कर रही है। अब जब तक तू मुझे पूरी बात नहीं बताएगी तो मैं कैसे समझूंगी? माँ, भगवान ने मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया है कि लोग मुझे उस नजर से देखते हैं? बेटा, क्या बात है? काम्या आज की हुई सारी बात बता देती है। ये सुनकर कांता को बहुत चिंता होती है, जिसके बाद वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और चिंता में बोलती है, हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। लोग अब उसको इस नजर से भी देखेंगे। बेटी घर का गहना और इज्जत होती है, इसलिए अब मैं तेरी शादी करवाने की सोच रही हूँ। पर माँ, आप बीमार रहती हैं और मैं आपको ऐसे छोड़कर शादी नहीं कर सकती हूँ। पर बेटा, अब तेरी शादी भी जरूरी है। इस तरह अब कांता शादी के लिए कुछ दिन रुक जाती है। तो वहीं एक बार फिर काम्या कॉलेज जाती है और अपने कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने लगती है, जहाँ उसकी नजर मिट्टी के घड़ों पर पड़ती है। उसको देख काम्या खुद से बोलती है, ये मिट्टी, क्यों ना मैं मिट्टी की बोतल बनाऊं? घड़े और कप तो बहुत होते हैं, लेकिन बोतल मैंने अभी तक नहीं देखी है। क्यों ना मैं बोतल बनाकर उसके बारे में सबको बताऊं? ये सही रहेगा। काम्या अब कुछ मिट्टी लेकर कुम्हार के पास जाती है और उससे मिट्टी की बोतल बनाने को कहती है। थोड़ी देर में बोतल बन जाती है और अब अगले दिन वो उस मिट्टी की बोतल में पानी भर के ले जाती है। जहाँ उसके पास मिट्टी की बोतल देख सभी उस पर हंसने लगते हैं
और एक लड़की आकर काम्या से बोलती है। अरे काम्या, ये क्या कोई खिलौना लाई हो? मिट्टी की बोतल में पानी कौन लाता है? मैं लाती हूँ मिट्टी की बोतल में पानी, अगर तुम्हें पीना है तो बोलो। ना बाबा ना, तू ही पी इसको, मुझे नहीं पीना। न जाने इस मिट्टी की बोतल में कितने कीटाणु होंगे। तुम्हें यही तो नहीं पता कि इसमें क्या है, बस बिना जाने कुछ भी बोल देती हो। ओ हेलो, तूने इसमें अपना कल का पूरा दिन गवा दिया और मुझे लेक्चर दे रही है। तुझे क्या लगता है तू इस मिट्टी की बोतल में पानी पिएगी और इसके बारे में लोगों को बताएगी कि मैंने इसको ऐसे बनाया है, तो क्या तू जीत जाएगी? इस गलतफहमी में मत रही हो, समझी तू? देखना मैं कैसे पासा पलटती हूँ। काम्या कुछ नहीं बोलती और वहाँ से अपनी मिट्टी की बोतल लेकर चली जाती है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और कंपटीशन का दिन आ जाता है, जिसके बाद सभी अपना प्रोजेक्ट लेकर स्टेज पर जा रहे थे। लास्ट में काम्या अपने प्रोजेक्ट को लेकर स्टेज पर जाती है, जहां वो अपने प्रोजेक्ट यानी मिट्टी की बोतल के बारे में सबको बताती है। उसकी इतनी अच्छी बातें सुनकर अब सभी को बहुत अच्छा लगता है और वो उस कंपटीशन को जीत जाती है। और जब वो अपने घर अपनी माँ को अपनी मिट्टी की बोतल के बारे में बताने आती है, तब वो देखती है कि उसकी माँ बहुत चिंता में बैठी हुई है। उसको चिंता में देख काम्या अपनी ट्रॉफी साइड रखती है और अपनी माँ से बोलती है। माँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती रहती हो? बेटा, तू तो जानती है मैं बीमार हूँ और मैं कब तक तुझे अपने पास रखूंगी। मैं कितने समय के लिए हूँ और कितने नहीं, ये तो सिर्फ दुर्गा माता जानती है। और अगर भगवान न करे मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? माँ, कैसी बात कर रही हो? आपको कुछ नहीं होने वाला है, सब अच्छा ही होगा, आप चिंता मत करो। नहीं बेटा, अब मैं और नहीं रुक सकती हूँ। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कांता की बातों को काटता हुआ एक पंडित आता है और कांता का जवाब देता है। अरे कांता बहन, यूँ समझो तुम्हारी सारी चिंता दुर्गा माँ ने स्वयं हर ली है। क्या? कैसे? और पंडित जी, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? बहन कांता, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मेरे पास एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता है और वो ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं। यदि उस घर में तुम्हारी बेटी काम्या जाएगी तो काम्या उस घर में राज करेगी, राज। ऐसा घर तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। और उस घर का लड़का क्या लड़का है, अगर तुम उस घर के लड़के को देख लोगी ना तो खुद कहोगी, पंडित जी आपने बहुत अच्छे घर में मेरी बेटी की शादी करवाई है। कांता बहन, ऐसा लड़का तुम दिया लेकर भी ढूंढोगी ना तो वो भी नहीं मिलेगा। ऐसा लड़का बहुत ही मुश्किल से मिलता है। पंडित की बात सुनकर अब कांता उस लड़के के लिए हाँ कर देती है और अपनी माँ की खुशी में काम्या भी खुश हो जाती है। अगले दिन जब उसको देखने वाले आते हैं, तब काम्या बाहर आती है, जहाँ वो देखती है उसके सामने कोई और लड़का नहीं बल्कि उसके सर राघव थे। उनको देखकर काम्या के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और उसको मुस्कुराते हुए देख लड़के की माँ विमला शादी के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही अब कुछ समय बाद राघव और काम्या की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात जब राघव उसके पास आता है तो राघव से बोलती है। राघव जी, वो मुझे पानी पीना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो मैं अभी देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीऊंगी। फिर? मैं मिट्टी की बोतल में पानी पीती हूँ। बोतल लाई हो? हाँ ना, लाई हूँ बैग में। राघव उसको उसकी मिट्टी की बोतल देता है और काम्या भी अब पानी पी लेती है। इस तरह अब सुबह हो जाती है और सुबह सुबह काम्या अपनी बोतल से पानी पीने लगती है। राघव भी वहीं बैठा था कि तभी उसकी सास उसके पास आती है और उसको मिट्टी की बोतल में पानी पीते हुए देखकर बोलती है। बहू, ये क्या कर रही है तू? क्या हुआ माँ जी? बहू, तू मिट्टी की बोतल में पानी कैसे पी सकती है? अरे हमारे घर में बर्तनों की कमी थोड़ी ना हुई है जो तू मिट्टी वाला पानी पी रही है। इसमें कितनी गंदगी होगी। मम्मी जी, मिट्टी की बोतल में पानी पीने से पता है क्या होता है? नहीं ना, मैं बताती हूँ क्या होता है। मिट्टी की बोतल में पानी पीने से कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि बीमारियाँ भागती है। पर वो कैसे? मिट्टी की बोतल में पानी पीने से बीपी, ब्लड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही पीलिया, डायरिया जैसी बीमारियां खत्म करता है। मिट्टी में एंटी एजिंग के गुण होने के कारण ये शरीर में होने वाले दर्द, ऐंठन और सूजन की समस्याओं को भी दूर करता है। और आपको पता है, अमेरिकन्स का मानना है कि मिट्टी में जो गुण होते हैं वो कैंसर को होल्ड कर सकते हैं। अरे वाह, मिट्टी में इतनी सारी खूबियाँ होती हैं, मुझे तो आज पता चल रहा है। मम्मी जी, इन सब बीमारियों से दूर होने की वजह से ही मैं मिट्टी की बोतल में पानी पीती हूँ। बहू, हम कुल्हड़ वाले ग्लास में भी तो पानी पी सकते हैं ना? हाँ, जरूर पी सकते हैं,
लेकिन मैं नहीं पीती क्योंकि ग्लास तो हर कोई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बोतल के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है। इस तरह हम जागरूकता भी फैला सकते हैं। हाय, मेरी बहू कितनी समझदार है। मेरे तो भाग खुल गए ऐसी बहू पाकर। और मुझे ऐसी पत्नी पाकर मेरे भी भाग खुल गए। अब हम काम्या के ही जैसे ना मिट्टी की बोतल में पानी पियेंगे। राघव की बात से बिमला सहमत होती है और अब सभी लोग काम्या के जैसे ही मिट्टी की बोतल में पानी पीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।